देखिए इसमें राष्ट्रीय वृक्ष किसको माना जाता है? बरगद को माना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और बरगद का जो साइंटिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या? फाइकस बेंगालेंसिस। क्या नाम है? फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदू धर्म में इसे पूजनीय माना जाता है ना, जैसा पीपल। और बरगद को वट नाम से जाना जाता है, वट, है ना। और यह एक विशालकाय और छायादार पौधा है। आप समझ ही सकते हैं, काफ़ी छाया होती है, जिसका छाल, फल और बीज, दूध से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती हैं। अच्छा, इसमें मेन दो चीज़ पर फोकस कीजिए। एक तो इसका राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? तो बरगद है। कभी बरगद और पीपल में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो पीपल नहीं है, बरगद है। और बरगद का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद को और क्या कहते हैं? वट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। ये तो पहला हो गया आपका। देखिएगा दूसरा, राष्ट्रीय फूल। अब कमल देख लीजिए, ऐसा होता है, ये स्कैन हो गया इसलिए थोड़ा आपको एकदम कलर नहीं दिखेगा। तो राष्ट्रीय फूल क्या आपका? कमल है। और कमल का साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। कलम्ब का साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। और राष्ट्रीय फूल है कमल। कमल जो है, अगर हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार देखा जाए तो देवी लक्ष्मी का आसन माना जाता है। मतलब कमल पर कौन विराजमान होती हैं? लक्ष्मी देवी जी, जो धन, वैभव और सम्पन्नता का प्रतीक है। अच्छा, कमल जो है दलदली स्थानों में उगने वाला फूल है, दलदली स्थानों पर, है ना। ये मुख्य रूप से गुलाबी और सफ़ेद रंग में पाया जाता है, या तो गुलाबी या तो सफ़ेद रंग में पाया जाता है। डन है ना। तो राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा। कमल को किसका जो है आसन माना जाता है? लक्ष्मी जी का। ये कलर में कैसा होता है? गुलाबी और सफ़ेद रंग में। और जो है दलदली स्थानों में प्रमुखतः ये उगता है। डन। अच्छा, आगे आ जाइए। अब बताइए राष्ट्रीय फल क्या है? बताइए, राष्ट्रीय फल क्या आपका? आम है। राष्ट्रीय फल आम है। अब आम ऐसे होता है, देख लीजिए। आम का मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, है ना। आम गूदेदार फल है, मतलब इसमें गूदा पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? गूदा पाया जाता है। मतलब आम में विटामिन ए, सी और डी की भरपूर मात्रा होता है। और आम में स्वाद के ही वजह से इसे फलों का राजा कहा जाता है। तो फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। और फलों की रानी लीची को। तो फलों का राजा आम को। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, पके हुए फल में सबसे अधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? पके हुए फल में विटामिन ए पाया जाता है। पके हुए फल में सबसे अधिक जो है विटामिन ए पाया जाता है। 100 ग्राम से, हाँ, वर्तमान में इसकी 100 से अधिक प्रजातियाँ, मतलब कई सारी प्रजातियाँ इसकी, है ना। कलर, ये अलग कलर में भी देखने को मिलता है। इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में भी। इसके स्वाद को सिकंदर और ह्यून सॉन्ग द्वारा भी पसंद किया गया, मतलब सिकंदर के भी द्वारा पसंद किया गया। दरभंगा, मतलब दरभंगा कहाँ पर है? बिहार में है ना। उसमें सभी क्षेत्र में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा लगभग 1 लाख आम के पौधे लगवाए गए। वर्तमान में लखी बाग के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ से सिंपल सा, राष्ट्रीय फल आपका आम है। आम का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है। आम को फलों का राजा माना जाता है। क्यों? क्योंकि स्वाद के वजह से। सबसे अधिक विटामिन आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ए, ये भी पके आम। बाकी विटामिन ए और सी, डी, 3 विटामिन इसमें प्रमुखतया पाया जाता है। डन। इतना क्लियर हुआ। इसलिए देखो, लोग गर्मी के समय में, है ना, जब भी आम का सीजन रहता है तो देखो खाना खाने के बाद आम खाना पसंद करते हैं। अच्छा, इसका एक रीज़न और है। आम गूदेदार फल है, इसके साथ में आम एक फाइब्रस फ्रूट है, रेशेदार फल है। और पता है फाइबर क्या काम करता है हमारे शरीर में? भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जब लोग खाना खाने के बाद आम खाएंगे, एक तो मीठा, ऊपर से फाइब्रस रेशेदार फल, तो इससे क्या होता है? डाइजेशन खाने का अच्छा होता है। अक्सर लोगों को देखे होगे, सब लोग खाना खाने के बाद ही आम को काट कर खाते, पहले नहीं खाते, बाद में, है ना। अच्छा, आगे आइए। राष्ट्रीय फल हो गए। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन दिमाग में आता है क्रिकेट, क्योंकि हर जगह क्रिकेट की एकदम धूम मची रहती है। लेकिन राष्ट्रीय खेल आपकी क्या होती है? हॉकी होती है। हॉकी ऐसे होता है, देख लीजिए, है ना। हॉकी है, लेकिन आधुनिक तौर पर इसे जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता नहीं मिली।
ऐसा माना जाता है कि भारत ने 1928 से 1956 के बीच ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, और तभी से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। हॉकी का जादूगर किसे माना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर माना जाता है ना। अच्छा, इतना क्लियर हुआ। इसे क्यों माना जाता है? एक रीजन, 1958 से 56 के बीच ओलंपिक खेल में हॉकी वाले में भारत ने लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, लगातार। डन। अच्छा, राष्ट्रीय खेल हॉकी हो गया। क्यों माना जाता है? क्योंकि 1928 से 56 तक इन्होंने 6 बार स्वर्ण पदक लगातार जीता। आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए 1 मिनट भाई। हाँ, राष्ट्रीय विरासत पशु किसे माना जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा पशु है जो हमें विरासत में मिला है? तो आपका क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और हाथी के बारे में, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में 13 अक्टूबर 2010 को अपनाया गया था। मतलब 13 अक्टूबर 2010 के पहले नहीं था ये, लेकिन 13 अक्टूबर 2010 में ये माना गया कि हाथी जो है राष्ट्रीय पशु है, लेकिन विरासत में मिला हुआ है। दूसरा नंबर, बाघ के समान इसे भी संरक्षण देने के उद्देश्य से, जैसे बाघ का संरक्षण दिया जाता है, बाघ के शिकार करने पर रोक है, वहाँ पर कानूनी धाराएं चलती है ना। उस समय तत्कालीन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने, ध्यान देना, इसको किसने धरोहर या विरासत पशु के रूप में घोषित किया? तो किसने घोषित किया? जयराम रमेश ने 13 अक्टूबर 2010 को जो है घोषित किया था। अच्छा, राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव, तो राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव माना जाता है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई को माना जाता है राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव। 18 अक्टूबर 2012 को अपनाया गया। राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव कौन है? लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई है। डन। अच्छा, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु है, जिसका उपयोग दूध को फाड़ कर, मतलब यही लैक्टिक बैसिलस पाया जाता है ना, तो दूध से दही बनाने में किया जाता है। और इस दही को खाने से शरीर का पाचन तंत्र मजबूत बना रहता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो कौन सा? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये इसका पूरा नाम। वही दूध में, दूध से तो दही बना, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ना, वो दही में एक्टिव होता है। अच्छा, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दिवस 3 है। राष्ट्रीय दिवस कितने हैं? 3 हैं। एक तो गांधी जयंती, जिसको 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, जिसको 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस मीन्स रिपब्लिक डे, जिसको कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अच्छा, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी के ही उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। और एक चीज़ और है, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। सोचिए, गांधी जी इतने ज़्यादा अहिंसावादी थे कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, मतलब पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, इसलिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डन, इतना क्लियर? आगे आइए यहाँ पर। अब यहाँ नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? डॉल्फिन। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को माना जाता है। हाँ, डॉल्फिन की एक खास विशेषता है कि डॉल्फिन जो सांस लेने के ये हमेशा मुंह बाहर करती हैं, यानी कि ये अगर पानी में, इनको कुछ देर पानी में लगातार पानी के अंदर ही रहे, मर जाएंगे, है ना। क्यों? डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लेटेनिस्टा और गैंगेटिका। क्लियर है ना? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया राष्ट्रीय जलीय जीव, और इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये जो हैं ऐसे बाहर आते हैं और देखने में अच्छा लगता है। जैसे आप यहीं देख रहे हैं, अभी थोड़ा कलरफुल होता है, कितना अच्छा लगता है।
है ना। अच्छा ये चीज़ है। और यह एक स्तनधारी मछली है जो मीठे पानी में रह सकती है। अब ध्यान दो, मछली स्तनधारी नहीं होती, लेकिन ये जो डॉल्फिन है आपकी, ये स्तनधारी मछली है और ये मीठे पानी में रह सकती है, मीठे पानी में। वास्तव में यह देख नहीं सकती हैं। अब देखो, ये देख नहीं सकती हैं, इस वजह से अपने शिकार के लिए प्राश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करती हैं। अब प्राश्रव्य ध्वनि बताए गए, प्राश्रव्य ध्वनि क्या होती हैं? अल्ट्रा वायलेट साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना। एक होता है इन्फ्रा, एक होता है अल्ट्रा, एक अल्ट्रा होता है और एक ऑडिबल। तो ये क्या होती हैं? प्राश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करती हैं जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौट, जैसे आपके उसमें होता है, बैट में होता है चमगादड़, वो भी अपना मतलब साउंड शिकार करने के लिए यही ध्वनि को ही प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अच्छा, प्राश्रव्य ध्वनि का तो उनकी छवि को देखने में सक्षम बनाते हैं, जिससे ये सुसु भी कहा जाता है इनको, जो है ना। मतलब इनको, डॉल्फिन को SU भी कहा जाता है। ठीक, वर्तमान में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त, मतलब इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया। मतलब ये माना गया है कि जो गंगा में डॉल्फिन पाई जा रही हैं ये संकट में है ना। और इसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अधिसूची 1 के तहत शिकार करना प्रतिबंधित किया गया। मतलब इस पर बैन लग गया है कि डॉल्फिन का आप शिकार नहीं कर सकते। डन, इतना क्लियर। अच्छा, आते हैं तो यहाँ से अगर कुछ ना याद हो, केवल इतना याद रख लीजिए, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या होता है? तो डॉल्फिन होता है। और डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक मिनट, डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्लेनेटिस्टा गैंगेटिका होता है ना, ये चीज़। और डॉल्फिन स्तनधारी मछली है, मीठे पानी में भी रह सकती है। अगला जो है आपका आ गया राष्ट्रीय नदी गंगा। भाई ये मत देखना, ये जो है थोड़ा हमने कर दिया स्कैन, इसलिए आप गंदे ही लग रहे हो। राष्ट्रीय नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी को, है ना। कहाँ गया भाई? उस साइड है, डॉल्फिन रहते हैं। हाँ, यहाँ पर है। राष्ट्रीय नदी जो है गंगा नदी को, गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया। बताओ, इसके पहले कुछ नहीं था। 4 नवंबर 2008 को ये माना गया कि गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है ना। हिंदू ग्रंथों में इसे सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो सबसे पवित्र नदी क्या है? गंगा। आदमी कहता है गंगा में स्नान करके हो, ऐसा माना जाता है। इसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अगर सभी पापों से मुक्त होना है, जाओ गंगा में स्नान करके हो। यह भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। 25 गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब बर्फ का विशाल खंड होता है। हाँ, हिमालय की पहाड़ी के गंगोत्री से होता है। इसके अलावा कई सहायक नदियाँ हैं, यमुना, गोमती, रामगंगा, दामोदर, कोसी, गंडक, ये सारी जो हैं इनकी सहायक नदियाँ हैं, जो क्या करें सबसे आगे गंगा सागर। इतना क्लियर? हाँ, डन हुआ। तो राष्ट्रीय नदी गंगा, और कब से? 4 नवंबर 2008 से। इसमें नहाने से मनुष्यों के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। क्या ऐसा माना जाता है हिंदू ग्रंथों के अनुसार। डन, आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पशु, तो देख लो भाई, बाघ है। राष्ट्रीय पशु आपका क्या है? बाघ। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस होता है। पैंथेरा टाइग्रिस क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस होता है। और इसको 1973 के रूप में राष्ट्रीय, मतलब बहुत पहले अपना लिया था। डॉल्फिन वगैरह तो चलो बाद में है, बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में 1973 में अपनाया गया। और वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। इससे पूर्व शेर को राष्ट्रीय पशु माना जाता था। अब सुनो, 1973 के पहले राष्ट्रीय पशु शेर को माना जाता था, लेकिन अब किसे माना जाता है? बाघ को। यह बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। मतलब बिल्ली प्रजाति का है यह। इसकी संख्या कई, कुछ लोग कहते हैं ना बिल्ली इसकी मौसी है, बाघ की। पहले शेर को माना जाता था, अब बाघ को 1973 की बात से। क्यों भाई? कुछ रीजन रहा होगा ना। आगे देखो, इनकी संख्या कभी संकट
ग्रस्त प्रजातियों में से एक थी। इस वजह से भारत सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर नामक अभियान की शुरुआत की गई। शायद यही वजह रही हो कि राष्ट्रीय पशु के रूप में माना जाए तो उसे एक धरोहर, और तभी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। वर्तमान में अन्य देशों की तुलना में बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी भारत में। उसे इंसान भी बाघ बने घूम रहे, बाघ नहीं वो शेर बने घूम रहे। यस सर। शेर नहीं, इतना समझ में आया? बब्बर शेर। हाँ चलो, अब आता है आपका नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पंचांग। पंछी। यहाँ पहले इसे देख लीजिए। राष्ट्रीय पंचांग जो आपका शक संवत पर आधारित है, कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था, बहुत पहले। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को राष्ट्रीय सरकारी कामकाज में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। जो आता नहीं राष्ट्रीय पंचांग 10-20 रुपए वाला, और जिसमें विक्रम संवत वाला, हाँ, इसका प्रयोग जो है भारत के राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों मतलब प्रचार में किया जाता है। इसका पहला महीना चैत्र, और चैत्र कब से शुरुआत होता है? 22। सामान्यतः 22 मार्च, दिवस पहला दिन 22 मार्च जो है ना, अंतिम फागुन होता है। चलो हटाओ, मतलब पहला महीना चैत्र होता है और आखिरी महीना क्या होता है? फागुन होता है। अच्छा, माघ वाला। हाँ, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोरनी। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपका? मोर है ना। अब मोर के बारे में यहाँ पर है, ये तो है ना, नहीं, कहाँ गए भाई? ये है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओक्रिस्टेटस। क्या है? पाओक्रिस्टेटस है। 1963 में अपनाया गया मोर को, और यह एक सर्वाहारी पक्षी है। मोर जो है सर्वाहारी पक्षी है। मोर सांप वाप को ऐसे निगल जाता है, और जिसे हिंदू धर्म में उच्च कोटि का स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके, और भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने इसे अपनी सवारी बनाकर, अब ये किसकी सवारी है? कार्तिकेय की सवारी है। इसके महत्व को बढ़ाया। इसके अलावा इसकी उपस्थिति इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। चंद्रगुप्त ने इसे विशाल साम्राज्य का राजकीय चिन्ह घोषित किया। अब सुनो, राजकीय चिन्ह चंद्रगुप्त के शासनकाल में, है ना। तो दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाहजहां ने तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया, जैसे इसकी संरचना है। अभी इतना याद रखो, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओक्रिस्टेटस है। 1963 में अपनाया गया। डन। आगे आते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट जो है, एक मिनट भाई, राष्ट्रीय पुरस्कार पहले देख लेते हैं, इसके बाद ये देखते हैं। ये वैसे है, ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। उसमें थोड़ी सारनाथ वाला है ना, इसमें आंसर तो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह होगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। गोद सर उसको कोई समझ पा रहा होगा। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ है ना। अशोक सारनाथ वाराणसी में स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग से ले गए सिंह स्तंभ को राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो राज चिन्ह नहीं, राज चिन्ह बना है ना 3 से 4 शेरों से। अच्छा, राज चिन्ह क्या है? तो अशोक सिंह स्तंभ को राज चिन्ह के रूप में, या इसको अशोक स्तंभ भी बोल सकते हैं, माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। देखो 1 रुपए वाले सिक्के में बना रहता है। इसमें क्या होता है? इस स्तंभ के शीर्ष भाग में 4 सिंहों की आकृति बनी होती है। 4 सिंहों की आकृति होती है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। तो 3 ही दिखते हैं, पीछे वाला थोड़ी दिखेगा, जो कि क्रमशः शक्ति, अब देखो 4 शेर जो है शक्ति, साहस, आत्मविश्वास, गर्व का प्रतीक है। मतलब एक शक्ति का, दूसरा साहस, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा गर्व का। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर चित्रवल्लरी में एक हाथी की आकृति बनी हुई है। आप देख सकते हैं, एक हाथी की आकृति बनी हुई है। मध्य भाग के बीच में चक्र बना हुआ है। यस सर। और जिसके बाईं ओर एक घोड़ा और दाईं ओर एक सांड की आकृति बनी हुई है। कहाँ है भाई? अब बाईं दाईं थोड़ी दिखेगा। अरे हाँ। इसके अलावा एक सिंह की आकृति भी बनी हुई है, अशोक के स्तंभ में, जिसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। अंतिम भाग में मुंडकोपनिषद से सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते भी लिखा है देवनागरी, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया।
अच्छा मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही हमेशा विजय होती है। थोड़ा लेट होती है लेकिन सत्य की ही विजय होती है ना। टाइम लगता है भाई। चलो, राष्ट्रीय पुरस्कार अब क्या होता है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार आपका भारत रत्न है। यस सर। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और नागरिक सम्मान। अगर पूछ ले जाए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्र के लेवल से तो भारत रत्न है, और पूरे विश्व के लेवल से क्या है? वो नोबेल पुरस्कार है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को, मतलब बहुत अलग काम करते हो तब दिया जाता, जिसके अंतर्गत विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में शामिल है। इस सम्मान को देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को, अब सुनो, 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहला पुरस्कार इन्हीं को मिला था, राजेंद्र प्रसाद को ही मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को केवल सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है, ना कि कोई धनराशि। इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, सर्टिफिकेट और मेडल मिल जाता है। हाँ, उसका फायदा तो रहता है हर चीज ना। अच्छा, ये चीज आपका हो गया। देखिए सत्य में इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई, ये चीज जो अभी बताया गया ना, घोड़ा, हाथी, बीच बीच में ये सारी चीजें होती हैं। सत्य में जाते हैं, यहाँ लिखा रहता है साड़, है ना। हाँ, वो भी होता है लेकिन सब नहीं दिखेंगे, परेशान ना होइए। क्लियर? रियल में रहे। हाँ, राष्ट्रीय गान क्या होता है आपका? तो जन गण मन। इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी। अब ध्यान देना, 26 जनवरी नहीं। यस सर। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, है ना। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो लिखा इसको। यस सर। ठीक, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यस सर। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में 27वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता में गाया गया था। सबसे पहले कब गया था? 52 सेकंड का होता है। हाँ, 1911 में कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। इस गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ये गाना है, कितना समय लगना चाहिए? 52 सेकंड। और इसकी संक्षिप्त अवधि, मतलब कम से कम जो है 20 सेकंड है। मतलब कम से कम 20 सेकंड, और जो एक एवरेज है वो कितना है? 52 है, मतलब मैक्सिमम 52 ही है। जिसमें इसकी प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां गाई जाती हैं। जब संक्षिप्त अवधि होती है 20 सेकंड, तो प्रथम और अंतिम पंक्तियां। राष्ट्रीय गान जन गण मन की संगीत में धुन बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। मतलब ये जो ध्वनि बना है, जो सुर ताल लय जन गण मन की, किसने बनाया है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी को जाता है। ठीक ठाकुर जी? यस सर। अब जैसे यहाँ पर है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य पढ़ा विधाता। जाता है सर। अरे ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं बेटा। हम वहाँ एक ऐसे रफली देख लो होता क्या है एक्चुअल में। वो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अपमान हो जाएगा, समझ रहा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ। उस समय को याद करो जब 5th क्लास या 6th क्लास में केवल तुम्हारा मुंह चलता था, याद नहीं रहता था, है ना। वहां पर होता था ना, याद नहीं। इस चक्कर में पता नहीं कितनी बार पिटाई हुई है। नहीं, मैंने याद करते इसको नहीं आता। लोग को फर्स्ट क्लास में याद था। तो जन गण मन अधिनायक जय है, एक नॉर्मल लाइन सुन लो। और ये देखा जाए, कई सारे बच्चों को याद नहीं रहता, सब देखा दाखी कर ले। बाकी अभी किसी सुनने लगो, 1-2 लाइन पक्का भूल जाता है। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, और पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। लाइन कम है, बंग वाला नहीं है। ये द्राविड़ उत्कल बंग। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में ना, ये जो राष्ट्रीय गान है अंग्रेजों के सम्मान में गाया गया था, है ना। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, शुरुआत में अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा चापलूसी करते थे। जैसे गांधी जी थे, गांधी जी को अंग्रेजों का दलाल कहा गया। अगर कभी पूछ ले अंग्रेजों का दलाल किसे माना गया? गांधी जी को। पूछेगा नहीं। शुरुआत में गांधी जी पूरा अंग्रेजों के अनुसार काम करते थे, लेकिन जब वो जालियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिए थे तो गांधी जी एकदम असहयोग आंदोलन चला दिए थे तब ये सब हुआ। अच्छा, इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत माना गया। इसे भी अब सुनो, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
है ना। कौन से उपन्यास उनके कौन से उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। जैसे आनंद मठ एक उपन्यास का नाम है, उनमें से ये राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। अब सुनो इसे, इसमें क्या है, बस करो। हाँ, तो क्या इसे सर्वप्रथम 1896 में 12वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था इसको, जिसके अध्यक्ष रहीम तुल्ला एम सयानी थे। इस गीत को गाने में 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, 95 है ना, मतलब 65 सेकंड, 65 सेकंड का समय लगता है। ये क्या है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, और शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित न्यामिन, सर रहने दीजिए। और फुल्लु कुसुम हाँ, फुल कुसुमित द्रुमदुल शोभिनीम सुभासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। मतलब ये चीज, ये अभी सुरताल लय से गाया जाए बहुत अच्छा लगता है। यस सर, राष्ट्रीय गान से भी ज्यादा अच्छा लगता है ये चीज। तो बहुत मजा आती है। अच्छा, अब राष्ट्रीय गान तो हो ही गया, राष्ट्रीय गीत भी हो गया। हाँ, ये राष्ट्रीय ध्वज आपका क्या है? तिरंगा। अब ये ऊपर वाला, यहाँ तो सब एक एक कलर दिख रहा है, ऊपर वाला केसरिया, लेकिन यहाँ आपका केसरिया सैफ्रॉन है, नीचे वाला क्या है? ग्रीन, और बीच का व्हाइट, और ये जो ब्लू कलर का है आपका चक्र। अच्छा, पिंगली बंकेया ने इसका डिजाइन किया था, मतलब इसका डिजाइन ये जो देख रहे हैं आप, किसने बनाया था? तो पिंगली बंकेया ने। किसने बनाया था? पिंगली बंकेया ने तिरंगा का डिजाइन बनाया था, है ना। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अब सुनो, तिरंगा को पहले भी था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? संविधान बनाने के लिए लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसको संविधान सभा कहा गया था। तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, है ना। इसे सर्वप्रथम संविधान सभा में हंस मेहता ने प्रस्तुत किया था, ये नाम है, हंस मेहता ने लाया था। और इसमें 3 समान क्षैतिज पट्टियां होती, सबसे ऊपर का रंग केसरिया, है ना, जो कि जागृत का, शौर्य का, त्याग का, शौर्य का और त्याग का प्रतीक। जागृत मतलब जागो, शौर्य मतलब साहस प्रदर्शन करो, त्याग का प्रतीक है ना, मतलब जो चीज त्याज्य योग है उसको त्याग करो। अच्छा, बीच में सफेद रंग की, सफेद रंग क्या बताता है? सत्य और पवित्रता। और नीला जो है, नीले रंग का चक्र होता है, इसमें 24 तीलियां बताता है, और ये बताता है कि 24 घंटे क्या रहो, सावधान रहो। क्लियर। और सबसे आखिरी में गहरे रंग की पट्टी होती है, जो जीवन समृद्ध का प्रतीक, जो कहते हैं जीवन को हरा भरा बनाए रखो। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। जब राष्ट्रीय शोक होता है तो उस समय राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है ना। हाँ, अब देखो, जब राष्ट्रीय ध्वज को, अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय झुका दिया जाता है जब देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, तो ध्वज को 12 दिन के लिए झुकाया जाता है। और जब देश के पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, तो देश ध्वज को 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। मतलब अगर जैसे करेंटली, जैसे मोदी जी समय है, मान लो मोदी जी का डेथ हो गया, वैसे भगवान ऐसा ना करे, नहीं अब ऐसा क्यों बात है, तो मान लो ऐसा हो जाए, तो यानी कि अगर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 3 चीज, इनमें से किसी का निधन हो रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिन लगातार झुकाया जाता है। अगर पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मतलब समझ रहे हैं ना, जो करंट में नहीं है, अगर उनका डेथ हो जाता है तो 7 दिन के लिए इसको झुकाया जाता है, झुका दिया। ये तो पार्शियलिटी है। मानो 2004 में, जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वेश्वर नाथ खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई, संविधान के अनुच्छेद 19(1) अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का। मतलब क्या हुआ, देखो 2004 में, जनवरी 2004 में, ये पहले नहीं था, 2004 के पहले नहीं। यस सर। जनवरी 2004 में हाई कोर्ट ने ये न्याय मतलब दिया, और उस समय जज कौन थे? उस समय जज विश्वेश्वर नाथ खरे की अध्यक्षता में ये कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, बोली वाला है ना, फंडामेंटल ड्यूटी है ये चीज।
फंडामेंटल राइट्स है राष्ट्रीय ध्वज को फहराना। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने में खादी, कॉटन अथवा सिल्क का प्रयोग किया जाता है। यस सर। खादी, कॉटन या सिल्क का। और इसमें जो ब्रेथ और हाइट यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है 3:2 होता है। ऊंचाई का मतलब एक प्रकार से क्या हुआ आपका, हाँ ऊंचाई ठीक है ना। ऊंचाई 2 रहेगा और जो आपका ब्रेथ रहेगा वो कितना रहेगा, ऊंचाई 3 ब्रेथ 2। कहाँ में, हाँ चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3 और 2 रहता है। अब राष्ट्रीय गीत ये तो हो गया आपका। तो ये था आपका कुछ जीके का क्वेश्चन, है ना। इसके बाद ये तो सब मैथ से है। चलिए फिर तो जीके में इस तरह से क्वेश्चन आपको तैयार करना है ना। फिर आज के लिए इतना फिर भाई, और समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना है ना। चलिए मिलते हैं।